हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूटिलाइजेशन सीवेज को ट्रीट करने के लिए कैसे होता है। तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट कि भाई लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे जनरेट होता रहता है, सिटी एरिया हो या टाउन एरिया हो। जो वेस्ट वाटर के अंदर ज़्यादातर होगा ह्यूमन एक्सक्रीटा। ह्यूमन एक्सक्रीटा मतलब यूरिनरी सब्सटेंस। तो ये जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर डेली पर्पस पे सिटी या तो टाउन एरिया में जनरेट होता है, उसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे सीवेज। तो कंपोजिशन वाइज अगर देखें तो सीवेज के अंदर दो सब्सटेंस होंगे। नंबर वन इज द ऑर्गेनिक मैटर एंड नंबर टू इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कौन से? ऑल आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कोज अ डिजीज। डिजीज क्रिएट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ज़्यादातर सीवेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई अब ये सीवेज को डिस्पोज करने के लिए एट प्रेजेंट हमारे पास कौन सी प्रोसेस है। अब इसमें आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि भाई एक तो ऑर्गेनिक मैटर है और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब इतना सब कुछ ये सीवेज के अंदर है तो हम लोग उसको एज इट इज़ नेचुरल वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर और स्ट्रीम के अंदर नहीं छोड़ सकते। तो सीवेज को नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर और स्ट्रीम के अंदर छोड़ने से पहले उनकी ट्रीटमेंट की जाती है बाय द हेल्प ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि उसको हो सके उतना लेस पोल्यूटिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सके। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी देखो आप लोग कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके सीवेज का पोल्यूशन कम किया जाता है। तो ये वाटर की ट्रीटमेंट करने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करेंगे हम लोग? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। जो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स के अंदर बैक्टीरिया होगा और फंगस होगा। तो ये बैक्टीरिया और फंगस कौन से? तो ये बैक्टीरिया और फंगस पहले से ही नेचुरली ये सीवेज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सीवेज के अंदर नेचुरली प्रेजेंट हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सपोर्ट से सीवेज को हम लोग हो सके उतना लेस पोल्यूटिंग बनाएंगे। ओके, अब डिस्कस करते हैं वो पूरी प्रोसेस। तो ये ट्रीटमेंट को दो अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली ट्रीटमेंट का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानी जाती है। लिसन, तो ये ट्रीटमेंट में करना क्या है? लार्ज या तो स्मॉल पार्टिकल्स को कैसे रिमूव करोगे आप लोग? फिजिकली। जैसे समझ लो कि भाई फिजिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर आपको लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स को फिजिकली रिमूव करना हो तो पहले उसका करोगे आप लोग फिल्ट्रेशन। कि भाई सीवेज जो जगह से आ रहा है वहाँ पे आप एक फिल्टर रखो ताकि उसकी जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रिस मतलब जनरली हम लोग बोल सकते हैं हमें जो भी सब्सटेंस फ्लोट करता हुआ दिखे उनको हम लोग पहले फिल्ट्रेशन से रिमूव कर देंगे। चलो, फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रिस को रिमूव कर दिया। अब दूसरा जो भी सब्सटेंसेस बचा उनका सेडिमेंटेशन करेंगे। लिसन, सेडिमेंटेशन मतलब उसको थोड़ा सा टाइम दो ताकि उसके अंदर जो भी ग्रिट मतलब उसके अंदर की सोइल या तो स्मॉल पेबल्स जो होंगे वो सेडिमेंटेशन से निकल जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट को मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो भाई सीवेज का पहले होगा फिल्ट्रेशन के बाद उसका करेंगे सेडिमेंटेशन। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई जैसे ही आप सेडिमेंटेशन करवाओगे तो ये टैंक के दो पोर्शन है। एक नंबर 1 जो आपको एकदम नीचे दिख रहा है और एक है नंबर 2 जो आपको ऊपर वाले पार्ट के अंदर दिख रहा है।
तो हमारा जो मेन पॉइजनस सब्सटेंस है वो ये प्राइमरी स्लज नहीं है, बल्कि हमारा ऑर्गेनिक कंपोनेंट या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो कौन होता है? सुपरनेंट, प्राइमरी इफ्लुएंट भी जिसे बोला जा सकता है। तो फिजिकल मतलब फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू हमें दो पोर्शंस मिले। ये प्राइमरी स्लज को अब हम लोग कोई भी फार्म के अंदर एज अ सोइल रिमूव कर सकते हैं, पर जो सुपरनेंट बचा है प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको हमें कौन से ट्रीटमेंट के अंदर लेके जाना है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट का नाम है बायोलॉजिकल मेथड। तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि भाई प्राइमरी इफ्लुएंट जो भी है उसको हमें ट्रीट करना है बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कि भाई एक्चुअल में सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो जहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा वहाँ की ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की एक इमेज, और ये है पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का एरियल व्यू कि भाई ऊपर से वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्चुअल में दिखता कैसा है। ओके, अब चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की ओर। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले किसका यूज़ करना है? तो सबसे पहले हमें यूज़ करना है लार्ज एरेशन टैंक। लिसन, क्या किया तो भाई प्राइमरी ट्रीटमेंट का बचा हुआ जो भी प्राइमरी इफ्लुएंट था वो मैंने ये लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डाल दिया। ये आपको दिख रहा है। अब ये टैंक की स्पेशलिटी क्या है? तो ऊपर मैंने मोटर रखा हुआ है, जो मोटर कॉन्स्टेंटली घूमेगा ताकि अंदर के सब्सटेंस को मैकेनिकली मिक्स किया जाता है, और उसको साथ साथ में क्या प्रोवाइड किया जाता है? एयर। एयर प्रोवाइड करना मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको दिया जाता है सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन। अब अगर ऑक्सीजन दिया जाएगा किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। तो जैसे ही ये मोटर के सपोर्ट से प्राइमरी इफ्लुएंट का विगरसली मिक्सिंग होगा, तो ये विगरसली मिक्सिंग होने की वजह से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा, और वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के सपोर्ट के लिए कॉन्स्टेंटली हम लोगों ने एयर सप्लाई की है। तो ये जो कंटिन्यूसली एयर सप्लाई करने की वजह से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा, उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है फ्लॉक्स। लिसन, फ्लॉक्स मतलब मैंने बाजू में डेफिनेशन लिखी हुई है और कुछ नहीं है। इट इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, या तो बोल सकते इट इज अ मासिस ऑफ बैक्टीरिया एंड फिलामेंटस फंगी। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स यूज होंगे। तो वो माइक्रोब्स में एक था बैक्टीरिया और दूसरा था फिलामेंटस फंगस। अब ये बैक्टीरिया और फिलामेंटस फंगस का इसमें क्या रोल है? मेन पॉइंट अब आ रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से वो क्या करेंगे कि हमारा जो इफ्लुएंट था वो इफ्लुएंट का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को वो लोग क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करेंगे मतलब दे आर यूटिलाइज्ड एज अ फूड। तो सोचो, हमारा तो एक ही एम था कि बाय एनी हाउ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीवेज से हटाना। चलो, कोई ना कोई एक सब्सटेंस तो हटा। पहले कौन रिमूव किया हम लोगों ने? ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे ही इफ्लुएंट की ऑर्गेनिक मैटर कम होगी तो ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ वो इफ्लुएंट का बीओडी भी कम होता जाएगा। बीओडी का फुल फॉर्म आपको दिख रहा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिसन, डेफिनेशन मैंने दी है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। क्यों माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? ताकि इफ्लुएंट के अंदर का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन करके उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो अगर आप बोलो कि भाई 1 लीटर ऑर्गेनिक 1 लीटर वाटर है
वो वाटर के अंदर का ऑर्गेनिक मैटर अगर रिमूव करना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप जितना भी ऑक्सीजन दोगे उसे बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये सीवेज को कब तक ट्रीट किया जाएगा? जब तक उसकी बीओडी रिड्यूस नहीं हो जाती तब तक। तो बीओडी की मैंने आप लोगों को 2 डेफिनेशन यहाँ पे दी है। डेफिनेशन नंबर 1 कि अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोब्स प्रेजेंट इन वाटर, कि भाई वाटर के अंदर जो भी माइक्रोब्स है वो कितना ऑक्सीजन लेते। या तो दूसरा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन दी वाटर, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है कि भाई जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करेगा। दे आर कंसिडर एज अ बीओडी। समझ लो कि भाई एक बार हमने जो डिसाइड की थी उतने रेंज में ये बीओडी कम हो गई, तो अब क्या करेंगे? तो अब जो इफ्लुएंट था उसको एक दूसरी टैंक में ट्रांसफर करना है, जो टैंक का नाम है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक मतलब उसमें और कोई प्रोसेस होगी नहीं, जस्ट खाली उसको पड़े रहने देना। तो जैसे ही वो पड़ा रहेगा तो फ्लॉक्स जो भी है वो फ्लॉक्स सेटल डाउन हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है, देखो ये है लार्ज एरेशन टैंक। बीओडी रिड्यूस होने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई पूरा का पूरा जितना भी इफ्लुएंट था वो हमने कौन से टैंक में डाल दिया? सेटलिंग टैंक। अब सेटलिंग टैंक में आप डालोगे तो नीचे सेटलमेंट जो हुआ है उसका नाम दिया जाता है एक्टिवेटेड स्लज। और अब जो हमारा पॉइजनस सब्सटेंस है वो सभी का सभी किसके अंदर है? एक्टिवेटेड स्लज में, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर तो हमने प्रीवियस स्टेज में ही रिमूव कर दी। अब एक्टिवेटेड स्लज ही हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस है, तो ये सब्सटेंस आप अब रिमूव कर सकते हो। अब एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी मैंने बताया कि भाई इतना सा पोर्शन जो है एक्टिवेटेड स्लज का हमें फिर से लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डालना है। सर फिर से उसमें डालने की क्या ज़रूरत है? तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन किया है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज रिटर्न टू द एरेशन टैंक विच आर एक्ट एज अ स्टार्टर। क्योंकि एक बार सीवेज आएगा ऐसा तो है नहीं, कंटिन्यूसली सीवेज तो आएगा ही आएगा। तो पहले हमें ऑर्गेनिक मैटर रिमूव करनी है। ऑर्गेनिक मैटर तो कंपलसरी हमें पता है एरोबिक बैक्टीरिया ही रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इतना सा पोर्शन फिर से यहाँ पे जाएगा ताकि वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सके। चलो उतना समझ में आ गया। ये जो बाकी का एक्टिवेटेड स्लज बचा हुआ है, बाकी का एक्टिवेटेड स्लज एक दूसरी टैंक में डालेंगे। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखो, the other portion of activated sludge transfer into the one another tank, और वो टैंक का नाम है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनएरोबिक आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब अब आपको एयर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, और उसके अंदर आपने डाल दिया है एक्टिवेटेड स्लज। तो एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या करेगा? तो वो भी बैक्टीरिया और फंगस, पर ये बैक्टीरिया और फंगस कौन सा? एरोबिक। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस जो है विच आर डिस्ट्रॉय बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया। एन एरोबिक बैक्टीरिया का काम क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। पर जब ये एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा, साथ साथ में मिक्सचर ऑफ गैसेस भी जनरेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एनएरोबिक कंडीशन में तो गैसेस जनरेट होते हैं। तो वो गैसेस में मीथेन, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों गैसेस के मिक्सचर को तो आपको पता है एज अ बायोगैस नाम दिया जाता है। एंड दिस बायोगैस आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गैसेस कैसा है? इनफ्लामेबल गैसेस है। इतनी ट्रीटमेंट करने के बाद अब आप ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का इन्फ्लुएंट है वो नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर आसानी से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने 2 पार्टीशन कर दिए कि भाई पहले ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर दिया, देन आफ्टर जो भी पॉइजनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको भी यहाँ से हटा दिया। सो माइक्रोब्स प्ले ए मोस्ट इम्पोर्टेंट
major role in treat the millions of gallons of waste water. डेली सोचो आप, अर्बनाइजेशन हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा है, तो कितना सारा वेस्ट वाटर जनरेट होता होगा. तो ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, उनका पोल्यूशन कम करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूटिलाइजेशन किया जाता है. एंड टिल अभी तक वी हैव नो एनी मैन मेड टेक्नोलॉजी आर एबल टू कम्पीट विद द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. कि भाई माइक्रोब्स अगर ना हो तो शायद ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रन होना पॉसिबल है ही नहीं. अब आप लोगों को पहले ही मैंने बोला कि भाई डे बाय डे अर्बनाइजेशन का मतलब है डेवलपमेंट. तो ये डेवलपमेंट होने की वजह से सीवेज की लार्ज क्वांटिटी डेली पर्पस पे जनरेट होती है. पर जितना सीवेज जनरेट होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि भाई ये जितना भी सीवेज है उनको डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करना पड़ता है. एंड उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, बहुत सारा पोल्यूशंस एंड वाटर बॉर्न डिजीज जनरेट होते हैं. क्योंकि वेस्ट मटेरियल वो ही पानी के अंदर जाएगा और वही पानी अगर कोई एज अ ड्रिंकिंग सोर्स यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसको डिजीज होने के चांसेस है. तो फॉर दैट पर्पस इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिन्होंने 2 एक्शन प्लान इनिशिएट किए. वन इज द गंगा एक्शन प्लान एंड सेकेंड वन इज द यमुना एक्शन प्लान. ये दोनों प्लान का मेन एम था टू सेव दिस मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशंस. तो ये प्लान के अंडर क्या किया जाता था, तो ये प्लान का मेन एम वही था कि हो सके उतने लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बिल्डअप किया जाए, ताकि उनके थ्रू जो भी सीवेज है उनको ट्रीट करने के बाद ही उसको नेचुरल वाटर बॉडीज एज लाइक रिवर या तो स्ट्रीम के अंदर डिस्चार्ज किया जाए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.